नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मनसा देवी मंदिर पर जो है बड़ा हादसा देखने को मिला है। यहाँ पर हादसे पर पीएम मोदी, उत्तराखंड के सीएम धामी ने दुख जताया है। तो वहीं हरिद्वार हादसे में 6 लोगों की मौत जो है और 15 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। हरिद्वार में मजिस्ट्रेट आदेश दे दिए गए हैं। सीएम धामी ने लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी बताया है। तो वहीं 6 मौत का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन लगातार कार्रवाई होगी। तो मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हादसा देखने को मिला है। हरिद्वार से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार में जो हादसा हुआ है, मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ से बड़ा हादसा हो गया है। इसमें हादसे पर पीएम मोदी, उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी दुख जताया है। हरिद्वार हादसे यानी कि मनसा देवी मंदिर पर भगदड़ के दौरान जो है यह हादसा देखने को मिला है। हरिद्वार हादसे में 6 लोगों की अब तक जो है मौत हो गई है, 15 से अधिक जो है घायल बताए जा रहे हैं। तो मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हादसा देखने को मिला है, जहां पर हरिद्वार हादसे को लेकर सीएम धामी ने लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने यहां पर साफ तौर पर दर्शाया कि इस तरीके के हादसे में अगर कोई भी जिम्मेदार होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम धामी ने भी दुख व्यक्त किया है। सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या हरिद्वार जिला प्रशासन पर कार्रवाई होगी। तो हरिद्वार हादसे से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या वजह रही, किन कारणों से यह हादसा सामने निकल कर आया, आखिरकार भगदड़ क्यों हुई। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाए। वहाँ पर कुछ लोगों ने बोला मंदिर बंद हो गया, 4-5 लोगों ने बोला मंदिर बंद हो गया। तो वहाँ से फिर जैसे कहना है कि आप वापिस जाओ, तो आप लोग वहाँ भगदड़ मची, हम लोग सब दब गए। मालदौर हो गई, आगे से हो गई सर, बहुत बंदे मर गए सर। मेरा पैर टूट गया सर, मेरा काम नहीं कर रहा, अब चल भी नहीं पा रहा सर। सुबह आया था सही सलामत। मनसा देवी की दर्शन करने जा रहे थे, तभी उधर से काफी दर्शन करने वाले आ रहे थे। उन लोग ऊपर चढ़ गए सर, हम लोग उसके अंदर सब लोग चढ़ गए। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ जो है देखने को मिली है। भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर राहत और बचाव का अभियान जारी है। भारी भीड़ जमा होना बताया जा रहा भगदड़ का कारण। सीएम धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भगदड़ मचने से बड़ा हादसा सामने आया है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची है। भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत की खबर है। 15 से अधिक लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि बचाव अभियान लगातार जारी है। ऐसे में जो है सीएम धामी ने इस पर दुख व्यक्त किया है और साफ लहजे में जो है उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर किसने किस तरीके की जो है इस पर अफवाह फैलाई वो देखा जा रहा है, जांच की जा रही है और कोई भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, जहां पर उन्होंने लिखा, हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय पुलिस, अन्य बचाव दल जो है मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने दुख व्यक्त किया है
आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, ये जांच की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन पुस्तक का विमोचन किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि छात्रों के मनोविज्ञान का ध्यान रखते हुए विद्यार्थी जीवन की चुनौतियों के समाधान की दिशा में विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के कारगर प्रयास करना होगा और मुख्यमंत्री ने इस दिशा में पुस्तक के प्रकाशन की सराहना करते हुए पुस्तक का हिंदी संस्करण भी तैयार किए जाने की अपेक्षा की है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से किए गए फर्जीवाड़े और स्कॉलरशिप राशि के गबन के गंभीर मामले को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है। इस मामले को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच टीम एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कुछ मदरसे, संस्कृत विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अल्पसंख्यक की स्कॉलरशिप प्राप्त की है। इस प्रकार के मामले को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि इसके लिए जो है निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करप्शन से कोई समझौता नहीं करते और हम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जर्रा बराबर भी हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी जांच के उपरांत रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर वो मदरसे इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी मान्यता को रद्द करेंगे। उत्तराखंड में एलयूसीसी चिटफंड कंपनी के किए गए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर प्रदेश के बीजेपी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और इंटरपोल की मदद से उन्हें भारत लाने की मांग की है। अमित शाह ने भी इस मामले को लेकर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिस पर बीजेपी संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस मामले की सीबीआई जांच की संतुष्टि कर चुके हैं और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह घोटाला उत्तराखंड सरकार और सहकारिता विभाग की मिलीभगत का नतीजा है, क्योंकि कंपनी का पंजीकरण भी राज्य सरकार के तहत हुआ था। उन्होंने सीबीआई जांच और सांसदों के इंटरपोल जांच की मांग को आपसी विरोधाभास और सत्ता संघर्ष से जोड़ते हुए सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, चाहे कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितनी बड़ी कंपनी हो, अगर उसने कोई गलत काम किया, फर्जी काम किया है तो उत्तराखंड में उसको किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से इसके सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल होगी। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसमें जो भी दोषी होगा इसको जल्द से जल्द सजा होने से डाला घोटाला। अरे वो घोटाला है क्या? वो तो घोटाले का बहुत छोटा बच्चा है। वो घोटाला क्या है? उस घोटाले में 1.5 करोड़ रुपए घोटाला, 1.5 करोड़ की, 150 करोड़ की, 1,500 करोड़ की बात कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में 1,500 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी घोटाला है। पूरे उत्तराखंड में करोड़ों रुपए का खनन घोटाला है, करोड़ों रुपए का आबकारी घोटाला है। ये तो उनका बच्चा है छोटा सा। घोटाला इस राज्य का एक ऐसा घोटाला है जिसमें निश्चित तौर पे, क्योंकि सहकारिता से जुड़ा हुआ मामला है और सहकारिता के साथ साथ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज उससे जुड़ा हुआ मामला है और राज्य सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हो गया। सैकड़ों करोड़ का इस राज्य की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा एक कंपनी लूट के चली गई। अब पूरे प्रदेश के अंदर उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। तमाम बार लोगों ने तमाम मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, सहकारिता मंत्री को कई बार ज्ञापन दिए। लोग सड़कों पे आए, लोगों ने अधिकारियों का घेराव किया, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं रहेंगी और केवल मुकदमा
कायम करके खाना पूर्ति करने का काम किया गया। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने का जश्न लगातार मनाया जा रहा है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। पूर्व मंत्री और चकराता विधायक प्रीतम सिंह चौहान का कहना है कि उत्तराखंड में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, चारों तरफ हाहाकार है, कानून व्यवस्था ठप है और सरकार अपनी ही पीठ अपने ही हाथ से थपथपा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता में बना रहने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। उनका कहना है कि आम जनता के जो तमाम सवाल है उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन आम जन जो बातें कह रहा है उसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, चारधाम यात्रा पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। एक बात तो मैं कहूं, आज चारों तरफ हाहाकार है और सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वही सांप्रदायिकता का नंगा नाच नाचने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जारी हैं, जो कि 28 जुलाई को होगा। और इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि पहले चरण में प्रदेश के हरिद्वार जनपद को छोड़कर शेष 12 जनपदों के 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में स्थापित 5,823 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कुल 68% मतदान हुआ है, जिसमें 63% मतदान पुरुष जबकि 73% मतदान महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है। चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण में मतदान जो है दिनांक 24 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी ढंग से जो है संपन्न हो चुका है। प्रथम चरण के लिए राज्य में सभी जनपद हरिद्वार को छोड़कर 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में जो हमारे स्थापित मतदान स्थल थे, जिसकी संख्या 5,823 थी, इनमें जो है प्रातः 8 बजे मतदान की प्रक्रिया सकुशल प्रारंभ हुई और प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रथम चरण में समग्र रूप से कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। त्रिस्तरीय चुनाव का दूसरा चरण समापन की ओर है और ऐसे में सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन घर घर जाकर जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिला पंचायत चुनाव में टनकपुर के सदस्य पद के उम्मीदवार अंजलि आर्या ने अपने पति पंकज आर्या और तमाम समर्थकों के साथ घर घर जाकर प्रचार किया और चुनाव चिन्ह कप प्लेट के सामने मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। बता दें कि प्रत्याशी अंजलि आर्या के पति पंकज आर्या, जो कई वर्षों तक पूर्व विधायक एवं मंत्री स्वर्गीय कैलाश चंद गहतोड़ी के जनसंपर्क अधिकारी रह चुके हैं और ऐसे में मीडिया से रूबरू होते हुए ग्रामीणों के क्षेत्र में जाकर उनके साथ भारी जनसंपर्क किया है और इस दौरान उनको जनता का अपार समर्थन और सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। जगह जगह डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और हर गांव में जा रहे हैं। गांव में अनेकों समस्याएं देखने को मिल रही हैं हमें, जैसे कि सैलानी गोठ जो नदी के किनारे बसा हुआ गांव है, वहां की एक मेन समस्या जो हमें दिखाई दी, वहां भूकटाव की ज्यादा समस्या है। लोगों के खेत कट रहे हैं, तो वहां का लोगों का ये कहना है कि हमारे गांव में तटबंध बनाए जाए, जिसके लिए हमने गांव वासियों को, ग्राम वासियों को अपना पूर्ण आश्वासन दिया है कि अगर आप हमारे हाथों को मजबूत करते हैं तो हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण का मतदान 28 जुलाई को होना है। चुनाव मैदान में डटे सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन को अपनी पूरी ताकत झोंक डाली है। इसी कड़ी में टनकपुर जिला पंचायत सदस्य पद से निर्दलीय उम्मीदवार किरण देवी ने गांव-गांव, घर-घर जाकर
मतदाताओं से अपने पक्ष में समर्थन और आशीर्वाद दिए जाने की अपील की है। उन्होंने ग्राम पंचायत चीनीगोट, आमबाग, नायकगोट, गेंडाखाली, उचोली गोट और सहित तमाम ग्रामीण इलाकों में तूफानी जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसको लेकर उन्होंने अपार जन समर्थन मिलने की संभावना भी जताई है। सर, घोषणा पत्र जो हमने जारी किया है उसमें हमने सबसे पहले भू कटाव, बाढ़, जल भराव एक समस्या हमारी ये है जिसका समाधान हम करेंगे। दूसरी जो हमारी जल संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी में हमारा जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहाँ के पानी की व्यवस्था, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था, दरी की व्यवस्था, शौचालय, सबसे मेन चीज ये हम जो बुनियादी चीजें हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन शौचालय क्लीन होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो हम लोगों ने सोचा है कि हमारी ग्राम सभाएं जो हैं, जनसंपर्क की सुविधा हो गई और ग्राम सभाओं में उचित व्यवस्था, जैसे कि कोई भी अगर सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं उसे पूर्ण रूप से हमें सभी नागरिकों में वितरित करना। और ये पेंशन, एकल पेंशन जो हो गई, महिलाओं की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, ये भी हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचे। आयुष्मान कार्ड्स, इंदिरा निवास, जो हमारी मूलभूत जो मेरा घोषणा पत्र है उसमें भी मेरी मूलभूत जो ये योजनाएं हैं वही सब हम लोग लेके चल। साल 2019 में देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर कार्रवाई शुरू की हुई थी और आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी को लेकर काम भी हुए, लेकिन जिस तरह से राजधानी में स्मार्ट सिटी के तहत काम हुए, इस पर विपक्ष और पक्ष दोनों के सवाल लगातार उठाते रहे हैं। अब शहर की स्मार्ट सिटी पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि सरकार की ओर से राजधानी को जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। आज सड़कें तालाब में तब्दील हैं, जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर जो रैंकिंग आई वह चिंताजनक है। जब आप कार्य कर ही नहीं रहे हैं स्मार्ट सिटी की तरफ, तो आपके खुद के नेता, खुद के विधायक भी सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि जनता के बीच में उन्हें जाना है। भले विनोद चमोली जी हो, आप एक विधायक हैं, आपको जनता के बीच में जाना होता है। तो जो वादे आपने जनता से किए हैं, अगर वो वादे आप नहीं निभा पाएंगे तो आपकी जवाबदेही बनेगी। आज आप सड़क में, आपको देहरादून के उन सड़कों के सिर्फ नाम बताऊं जिन्हें पोस्ट लोकेलिटी कहते हैं। आप इसी रोड चले जाइए, आप सर्वे रोड चले जाइए, करणपुर चले जाइए, वहां पे जाकर के आप देखिए स्थिति ऐसी है कि अभी 1 महीने पहले सड़क बनी है, आज फिर वो टूट गई है। स्मार्ट सिटी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जनता को छलने का कार्य किया है। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था आपने, और उसके बाद आज देहरादून की स्थिति क्या है। अभी निगम के चुनाव हुए, उसमें भी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी ने की। आज जो है सीवर लाइन नहीं है जो है देहरादून में। आप देखिए सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये कहना मुश्किल हो जाता है। किस तरीके से सड़क समझ के लोग, जब मानसून का सीजन है, बारिश होती है पूरी रात, तो आपने स्थिति देखी है कि सड़क समझ के लोग नालों में जो है उनकी गाड़ियां जो है चली जा रही हैं और कितना नुकसान हो रहा है। हर जगह सड़क को खुदाई कर दी है इन्होंने। सीवेज लाइन है नहीं, सफाई की व्यवस्था आप देखिए, गली मोहल्लों में कूड़े पड़े हुए हैं। और निगम चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि मोहल्लों से किस तरीके से कूड़े का उठान का जो समस्या है उसका निवारण करेंगे। तो कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार का एक और जो है साधन है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो स्मार्ट सिटी है। हजारों करोड़ का घोटाला करके भाजपा स्मार्ट सिटी के नाम पे बैठी है, और आज स्मार्ट के नाम पे देहरादून को मुझे लगता है एक एस भी नहीं मिला, तो बाकी के 4 अक्षर। उधर देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को सौगात देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ी के परिजनों को स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इस मुद्दे पर बैठक में जिलाधिकारी ने तुरंत ही आदेश जारी कर स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा लागू कर दी। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके उत्तराधिकारी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। देखिए, ऑनरेबल सीएम के भी स्पष्ट निर्देश हैं और उसी स्पिरिट से देहरादून जिले में जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न संगठनों के लिए, तो इस क्रम में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं
या उनके सम्मानित उत्तराधिकारी हैं, उनकी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और किसी भी तरह से उनका हम सुगमता बढ़ा सकते हैं, तो वो प्रशासन लेवल पे, जिले लेवल पे जो हो सकता है उसको यहीं से किया जाता है, और जो शासन को रिक्वेस्ट करनी होती है वो ड्यूली शासन को रिकमेंड की जाती है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम पैदल यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। इस दौरान जो यात्रियों को जवानों की सुरक्षा तैनात के बीच में बाबा के धाम भेजा जा रहा, यात्रा के चलते गौरीकुंड के पास सड़क मार्ग बाधित चल रहा है, जिसकी वजह से पैदल चल रहे लोगों को परेशानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों के जाने के बाद मार्ग चौड़ीकरण की कार्रवाई तेजी से शुरू की जाएगी। उधर कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर अल्मोड़ा के कैंट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कारगिल में मिली जीत को 26 साल पूरे हो गए हैं और पूरा देश कारगिल के वीरों को सलाम कर रहा है। इस युद्ध में अल्मोड़ा के 7 जवान कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और पुष्प चक्र अर्पित कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कार्यक्रम में सैन्य टुकड़ी ने वीरगति को प्राप्त होने वाले जांबाज सैनिकों के सम्मान में सलामी भी दी। जैसा कि पता है, आज कारगिल शौर्य दिवस है और आज के दिन हमारी सेनाओं के विजय का प्रतीक है, जब हमने कारगिल में पाकिस्तान की सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया था और पुनः सियाचिन क्षेत्र पर कब्जा किया था। ये पूरे विश्व इतिहास में बहुत अद्भुत है कि नीचे की सेनाओं ने, पैदल सेनाओं ने ऊपर खड़ी सेनाओं पर कब्जा किया और अपने बहादुरी से पूरे विश्व में शौर्य की गाथा, शौर्य का परचम लहराया था। आज हम उन्हें हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हैं और जनपद अल्मोड़ा के निवासियों से, अपने कलेक्ट्रेट से लेकर सारे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं कि जब भी कोई शहीद का परिवार आए या भूतपूर्व सैनिक आए तो उसको पूरा सम्मान दें और यथासंभव उसकी मदद करने का कष्ट करें। अल्मोड़ा जिले के ऑपरेशन विजय जो कारगिल में युद्ध हुआ था, उसमें 7 शहीद हुए थे। उसमें से आज यहाँ पर 2 वीर नारियां, वीरांगनाएं हैं। 4 महिलाएं जो वीर नारियां हैं वो अन्य जिलों में सेटल हो गई हैं और एक जो वीर नारी है हवलदार छेत्री की पत्नी, वो आज के दिन कारगिल द्रास में जो समारोह हो रहा है, मेन समारोह, उनको वहां आमंत्रित किया गया, वहां गई है। उधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कल्याण लैंसडाउन द्वारा बद्रीनाथ मार्ग स्थित नगर निगम प्रेक्षागृह में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए गढ़वीरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर रितु खंडूरी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना गर्व का प्रतीक है और पूरे विश्व में भारतीय सेना का लोहा माना जाता है। साथ ही कार्यक्रम में भाग ले रहे गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के कमांडेंट BS नेगी ने कारगिल युद्ध में गढ़वाल राइफल के जवानों के शहादत को नमन किया। बलिदान को, उनकी बहादुरी को, उनकी साहस को हम लोगों ने याद किया और आज पूरा जो यहाँ बच्चे थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस दिवस को यहाँ पर मनाया और एक बार फिर याद किया कि किस तरह से हमारा सैनिक जो है वो देश की सेवा में बॉर्डर पर लगा रहता है और ये कहता है या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। तो इस तरह के सेना हमारी है, इस तरह के सैनिक हमारे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पूरे विश्व को उन्होंने ये तो, इस गाथा ने, इस कार्य ने ये तो दिखा दिया कि हिंदुस्तान का मिट्टी में कुछ ऐसा है जो असंभव को भी संभव कर दिखाने की क्षमता रखता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।